हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर 7 जिसका नाम है आपका इंटीग्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके क्लास 12th के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मतलब जो आपके बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो सभी कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, सभी बेसिक फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे और आपकी एक्सरसाइज 7.1 भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम इसके सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। तो सबसे पहले हम जनरल मतलब समझ लेते हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। तो जब मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिवाइड करना, किसी भी चीज को डिवाइड करना। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, उसी चीज को जोड़ना। तो उसी चीज को जोड़ने को क्या कह देते हैं हम, इंटीग्रेशन। अगर ये कोई आपको मैंने कहा कि एक रोप है तो उसको डिवाइड करने को कहेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा, इन सबको जोड़ दिया तो उसे क्या कह देंगे हम, इंटीग्रेशन। तो इतना मैं होप करती हूँ आपको समझ आया होगा इंटीग्रेशन का मतलब। अब इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू एंटी डेरिवेटिव। तो जब भी आपको कह दे कि इंटीग्रेशन निकालो या फिर एंटी डेरिवेटिव निकालो तो दोनों का मतलब एक ही होता है। तब हमने जब डेरिवेटिव पढ़ा था, अगर आप 12th में फिजिक्स के स्टूडेंट हो, नहीं तो अगर आपको 10th का भी याद हो, तो dv बाई dt इज इक्वल्स टू एक्सलरेशन होता है। मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके इक्वल होता है, एक्सलरेशन के। तो इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन की वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करना को क्या कह देते हैं हम, डिफरेंशिएशन। तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू एक्सलरेशन। तो अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम डिफरेंशिएशन का साइन कैसे लगाते हैं, कोई भी वेलोसिटी थी तो उसको अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या लगाते हैं, dv बाई dt। तो वेलोसिटी को अगर डिफरेंशिएट करें तो dv बाई dt। तो ऐसे ही अगर वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है, अगर ये वेलोसिटी थी इसको मैं कहूँ इंटीग्रेट करो तो इंटीग्रेशन का साइन होता है ऐसे, और पीछे हम लिख देते हैं जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। जैसे कि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो अपॉन में लिखते हैं, ऐसे ही अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं हम टाइम के रिस्पेक्ट में तो हम क्या कर देते हैं, साथ में dt लिख देते हैं। तो ये होता है हमारा इंटीग्रेशन का साइन। तो अभी हमें इतना पता था dv बाई dt इक्वल्स टू एक्सलरेशन। तो अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो जैसे ही मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करती हूँ, मैंने क्या करा, ये वाला साइन लगा दिया, इंटीग्रेट कर दिया, ये वाला साइन लगा दिया, यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या मतलब हुआ इसका, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके इक्वल होगा। अब ध्यान से देखो, आपने क्या किया था, पहले वेलोसिटी का डेरिवेटिव किया था, तो डेरिवेटिव किया और फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया। डेरिवेटिव का मतलब था डिवाइड किया पहले आपने वेलोसिटी को टाइम के साथ, और फिर उसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, दोबारा से जोड़ दिया। तो बाद में क्या मिलेगी आपको, वेलोसिटी ही मिलेगी। तो मतलब क्या हो गया, इससे हमें क्या मिल गया, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एक्सलरेशन इनटू dt। तो अगर हम एक्सलरेशन का इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमें क्या मिल गई, वेलोसिटी मिल गई। तो इससे हमें क्या समझने में आया कि अगर कोई फंक्शन था उसका हमने डेरिवेटिव किया तो हमें क्या मिल गया, उसकी एक फंक्शन मिल गया। मतलब इसको हमने क्या करा, डेरिवेटिव किया तो एक फंक्शन मिल गया। अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर देते तो हमें क्या मिल जाता है, ये वाला फंक्शन मिल जाता है। तो इससे हमें जनरली क्या पता चल गया, अगर हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें जो फंक्शन मिलता है, अगर हम उसका बाद में इंटीग्रेट कर दें तो वापस से हमें वही फंक्शन मिल जाता है। मतलब अगर हमने वेलोसिटी का डेरिवेटिव किया तो हमारे पास एक्सलरेशन थी, एक्सलरेशन का इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास क्या आ गया, वापस वेलोसिटी आ गई। तो इसी को हम सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये तो फिजिक्स वाले भी जो बच्चे नहीं होंगे उन्हें जनरली समझ नहीं आया होगा थोड़ा बहुत, तो इसलिए मैं ये बता देती हूँ आपको। आपने पढ़ा था डेरिवेटिव में कि साइन एक्स का अगर आप डेरिवेटिव करते तो क्या आता है आपका, कोस एक्स आता है। इतना हमें पता है कि साइन एक्स को अगर आप डिफरेंशिएट कर देते तो क्या आ जाता है आपके पास, कोस एक्स आ जाता है। तो अगर मैं इंटीग्रेट कर देती हूँ दोनों साइड को, तो मैंने इधर भी इंटीग्रेशन का साइड लगाया और पीछे dx लिख दिया, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लगाया और पीछे dx लिख दिया। तो जैसे ही मैंने इतना करा तो मुझे पता चला कि पहले हम साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे थे, अब इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो दोनों पहले डिवाइड कर रहे थे फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक तरह से प्लस कर रहे हैं। तो मतलब क्या हो गया, साइन एक्स मिलेगा हमें यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स dx। तो अब मतलब क्या हुआ, पहले साइन एक्स का डिफरेंशिएट करने पे क्या मिल रहा है, कोस एक्स मिल रहा है, और अगर कोस एक्स को इंटीग्रेट कर दे तो साइन एक्स मिल रहा है। तो यही मेन मकसद है इस चैप्टर का। ये सबसे सिंपल कंसेप्ट है और सबसे बेसिक कंसेप्ट है, तो ये आपका आगे बहुत जगह यूज होगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई फंक्शन है उसको आपने कहा डेरिवेटिव करके जो भी आंसर आ रहा है कोस एक्स, अगर आप इसका इंटीग्रेट कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, साइन एक्स आएगा। तो किसी भी फंक्शन को डिवाइड करते हैं, मतलब डेरिवेट करते हैं, तो कोस एक्स आ रहा है अगर उसको इंटीग्रेट कर दे कोस एक्स को, तो आपके पास क्या आना चाहिए, साइन एक्स आना चाहिए। तो मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू एंटी डेरिवेटिव। मतलब अगर आप इसका क्या कर देते हो, एंटी डेरिवेटिव करते हो, मतलब इसको इंटीग्रेट कर देते हो, तो आपके पास दोबारा से अपना फंक्शन आ जाएगा। तब हम देख लेते हैं अपने कुछ बेसिक फॉर्मूलाज जिनकी नीड आपको ऑल ओवर चैप्टर पड़ेगी, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको इनकी 7.1, 7.2 और 7.3 में। तो क्योंकि इन तीनों एक्सरसाइजेज में आप अपने कंसेप्ट को सीख जाओगे अच्छे से, कैसे इनको अप्लाई करना है, तो उसके बाद आपको बिल्कुल सिंपल लगेगा।
तो अब देख लेते हैं फॉर्मूला नंबर 1 को। तो x रेज टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन अगर आप करते हो तो क्या बनता है, x रेज टू द पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस c। इसका मतलब क्या है, आप अगर देखो मैंने क्या कहा, इसका इंटीग्रेशन करने पे आपके पास ये बन रहा है, तो मतलब अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास ये आना चाहिए। करके देखें इसका डेरिवेटिव करती हूँ। और ये मैं आपको बता देती हूँ, ये आपकी कौन सी इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन के दो टाइप होते हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट। डेफिनेट हम आगे पढ़ेंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको हमेशा साइड में प्लस सी लगाना होता है। तो जब डेफिनेट स्टार्ट होगी तो मैं आपको बता दूंगी। तो अभी आपको हमेशा इंटीग्रेशन करने के बाद याद रखने की प्लस सी आपको लगाना ही लगाना है। तो इतना हमें पता चल गया। अभी मैं आपको बता रही थी कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी तो मेरे पास ये आना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करके ये लेके आ रहे हो तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये भी आपका आना चाहिए। तो करके देखते हैं इसको डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएशन का साइन क्या होता है, एक्स रेज़ टू द पावर n+1 अपॉन में n+1। इसको क्या करना है मेरे को, डिफरेंशिएट। तो डी बाई में डी एक्स। तो मैंने क्या कर दिया, इसको डिफरेंशिएट करती हूँ इसको, तो क्या आएगा डेरिवेटिव। अभी n+1 तो कॉन्स्टेंट है, n+1 तो मैं बाहर रखती हूँ। इसका डेरिवेटिव लेते हैं एक्स रेज़ टू द पावर n+1 का। तो क्या आएगा, n+1 आगे, अगर आपको डेरिवेटिव आता है तो n+1 आगे एक्स रेज़ टू द पावर n+1 -1। यही फॉर्मूला होता है ना, एक्स रेज़ टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है डेरिवेटिव में, n(x(n-1) ये होता है। तो मैंने यही लगाया, n+1 को तो बाहर रखा, ये n था हमारे पास पूरा, n+1 x n-1। तो इसमें से मुझे -1 करना है, तो क्या बचेगा, सिर्फ n बचेगा। तो आंसर क्या आया, एक्स रेज़ टू द पावर n। तो मैंने यही आपको प्रूफ कर दिया कि अगर आप इसका क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो, तो आपके पास ये वाला फंक्शन बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव। तो इतना हो गया हमारे पास। एक्स रेज़ टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स रेज़ टू द पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस c। तो ऊपर +1 करते हैं और नीचे इसको सेम को लिख देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका अच्छे से याद रखना है। तब हम देखते हैं सेकंड फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू डीएक्स। कांस्टेंट क्या होते हैं आपके 1 2 3 जो भी ये नंबर्स होते हैं इन्हें क्या कह देते हैं हम, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स। तो क्या बनेगा, कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस सी। प्लस सी तो आपको सब में लिखना ही है। तब बस क्या आएगा, कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस सी। तो अगर मैं कहूँ 2 का इंटीग्रेशन करो आप, इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू डीएक्स, तो क्या बनेगा आपके पास 2x प्लस सी। तो आप जनरली ऐसे भी याद कर सकते हो कि 2 बस जी हटाना है आपको, 2x प्लस सी। तो एक सिंपल सा मेथड है, क्योंकि आप जब डेरिवेट करते हो तो डेरिवेटिव क्या होता है 2 का, d2/dx। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास, 0 होता है। तो इसलिए 2 का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो वो क्या होता है 2x। तो आप इससे यहाँ से चेक भी कर सकते हो, 2x का आप डेरिवेटिव करो क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये हो गया हमारा प्रूफ हो गया। अब हम देखते हैं अपना थर्ड फॉर्मूला। इसमें क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू द पावर x dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, a रेज़ टू द पावर x a अपॉन में log a प्लस c। तो ये आपको याद रखना है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इसका डेरिवेटिव लो। तो इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, सेम आएगा। a रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, log a रेज़ टू पावर x log a। तो log a से log a कैंसिल हो जाएगा, a रेज़ टू पावर x आपके पास आ जाएगा प्लस c। तो आपको ये याद रखना है कि a आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अब फोर्थ देखते हैं, e रेज़ टू द पावर x dx। तो किसका डेरिवेटिव क्या होगा, e रेज़ टू द पावर x प्लस c। तो इंटीग्रेशन भी आपको इसका डेरिवेटिव भी यही होता है और इंटीग्रेशन भी यही होता है। अब ये क्या लिखा हुआ है मैंने, लीनियर फंक्शन। तो इसका मतलब क्या है, आपने पढ़ा था, हमने डेरिवेटिव में जब भी जैसे हम डेरिवेटिव करते हैं तो हम क्या करते हैं, e रेज़ टू द पावर 2x हो dx हो, इसका मैंने क्या करना है इंटीग्रेशन। अगर मैं डेरिवेटिव करूँ e रेज़ टू द पावर x डी बाई में dx, तो क्या आएगा e रेज़ टू द पावर 2x। अगर आपको डेरिवेटिव अच्छे से आता है तो आपको क्या करना पड़ता है, उसके बाद चेन रूल के अकॉर्डिंग इसे भी आपको डेरिवेट करना पड़ता है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2। तो आपको ऐसा आ जाएगा 2 e रेज़ टू द पावर 2x। तो ऐसे ही इंटीग्रेशन में क्या होता है, डेरिवेटिव में तो हम साथ में लिख देते हैं, मतलब प्रोडक्ट में लिख देते हैं 2। ऐसे ही इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, अपॉन में लिख देते हैं 2। तो ऐसे e रेज़ टू पावर 2x अपॉन में 2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको अच्छे से याद रखना है। बच्चे ऑलमोस्ट इसी में गलती कर देते हैं। तो e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर का, अगर ये तो आपको अब समझ आ गया होगा, e रेज़ टू पावर 2x अपॉन में 2 प्लस c। तो e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर dx। अब क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो आप क्या करोगे अपने अकॉर्डिंग, अगर मैंने ये सिखाया इसके अकॉर्डिंग, e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस c। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है कभी भी, क्योंकि अगर आप इसका डेरिवेटिव करके देखोगे तो आपके पास ये नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये नॉट इक्वल टू दिस है। तो ये हमेशा सिर्फ ये वाला फॉर्मूला आपका वैलिड है, अपॉन में ये लिखने वाला लीनियर फंक्शन के लिए। तो लीनियर फंक्शन के लिए आप इसे कर सकते हैं, मतलब अगर ऊपर ax प्लस b, x की पावर 1 है तो e रेज़ टू पावर ax प्लस b है, तो क्या आएगा e रेज़ टू पावर ax प्लस b। ax प्लस b का डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन क्या होगा, a आएगा। देखो मैं आपको बताती हूँ, ax प्लस b, इसका डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास
ए होगा। तो इसे आपको क्या कर देना, अपोन में लिख देना। तो सिर्फ इतना करना है। हम जब डेरिवेटिव करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव ही लेना है लेकिन इसके अपोन में लिख देना है। तो अपोन में ए प्लस सी। तो मैं होप करती हूँ ये स्टेप समझ आया होगा कि हमें इसका डेरिवेटिव लेना है और फिर इसे अपोन में लिख देना है। अब हम फिफ्थ फॉर्मूला देखते हैं, ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर एन। तो इससे क्या होगा, फॉर्मूला तो यही है हमारे पास, एक्स रेज टू द पावर एन, एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन अपोन में एन प्लस वन। तो यही करना है हमें, ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर एन प्लस वन अपोन में एन प्लस वन। तो अभी मैंने आपको बताया कि अभी तो हमने सिर्फ इसका इंटीग्रेशन लिया, अंदर वाले फंक्शन का तो लिया ही नहीं। ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन मतलब डेरिवेटिव, अब हमें क्या करना होगा, इसका डेरिवेटिव करना होगा और इसे डिवाइड कर देना होगा। तो इसका आप सिंपली डेरिवेटिव के तरीके से लेके फिर कर सकते हैं कि अगर आपका डेरिवेटिव होता है यहाँ पे डी बाई में डी एक्स ऑफ दिस, तो आप क्या करते, एन आगे ए एक्स प्लस बी एन माइनस वन, और उसके बाद क्या करते, ए को आप क्या करते प्रोडक्ट में उसके साथ लिखते। कैसे करते, एन ए एक्स प्लस बी एन माइनस वन और प्रोडक्ट में क्या लिख देते, ए, क्योंकि इसका डेरिवेटिव भी तो आप लिखते हो ना चेन रूल से, ए। तो अब आपको क्या करना है, सबको सेम करना है, अपने फॉर्मूला लगाना है एन प्लस वन अपोन में एन प्लस वन, बस ये ए को अपोन में लिख देना है प्लस सी। तो अब इसका ट्राई करके देखते हैं, 2x प्लस थ्री रेज टू द पावर 4 dx। तो अब आपको क्या करना है, प्लस वन ऊपर प्लस वन नीचे, तो 5 और 5 आ गया। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 प्लस सी। तो इस तरह से आप इसे करोगे। अभी आपको शायद ही थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। सिक्स्थ तो देखते हैं हम, 1 अपोन में ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर एन डी एक्स। तो इसका आप इंटीग्रेशन कैसे करते हो, इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करते हो, इसको ऊपर लेके जाते हो रेज टू द पावर माइनस एन डी एक्स। तो ये सारे आपके बेसिक फॉर्मूलाज हैं। तो यहाँ क्या गया, माइनस एन डी एक्स। तो अब क्या करना है, सिंपल, जैसे आपने अभी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी अगर आपका फंक्शन है ए एक्स प्लस बी, उसके ऊपर कुछ भी पावर है 5 6, तो आप क्या करते हो, ऊपर प्लस वन कर देते हो, नीचे भी वही वाला रिपीट कर देते हो। तो अब यहाँ पे आपके पास पावर है माइनस एन, तो आप क्या करो, माइनस एन प्लस वन माइनस एन प्लस वन। अब ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, ए, तो ए को आप क्या लिख दोगे, अपोन में प्लस सी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब लेकिन एक और इसमें स्पेशल केस आता है कि अगर 1 अपोन में ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर 1 है डी एक्स, तो आप क्या करोगे, तो आप कभी भी ऐसे नहीं कर सकते कि आप ऊपर लेके जाओ माइनस वन। क्यों नहीं कर सकते, जैसे आप इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, अब क्या बन जाएगा, माइनस वन प्लस वन, ऊपर आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आप इसे इंटीग्रेट करके देखो, फॉर्मूला लगाओ, ऊपर प्लस वन करो, नीचे भी माइनस वन प्लस वन जीरो, तो क्या हो जाएगा, नीचे भी जीरो हो जाएगा और ऊपर भी जीरो आ जाएगा। तो ये आप नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपके पास स्पेशल केस होता है, क्या होता है हम नेक्स्ट फॉर्मूला में देखते हैं। क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 7 है हमारे पास, 1 अपोन में एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो, ये मतलब यही वाला केस हो गया, 1 अपोन में एक्स प्लस बी का आप इंटीग्रेशन करते हो, तो आपके पास आंसर क्या आता है, log x प्लस सी। ये आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है, जब हमने डेरिवेटिव में किया था log x का, आपने क्या किया था, डेरिवेटिव क्या लिया था log x का, 1 बाई एक्स, log मोड x का डेरिवेटिव लिया था हमने 1 बाई एक्स। तो अगर आप 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन करते हो तो आपके पास क्या आएगा, log x प्लस सी। तो ये इतना आपको मैं होप करती हूँ क्लियर हुआ होगा। तो अब 1 अपोन में ए एक्स प्लस बी की वैल्यू है, तो log ए एक्स प्लस बी प्लस सी। अब ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, ए होगा, तो ए को आपने क्या लिखना है, अपोन में लिखना है। आपको इस पूरे का डेरिवेटिव नहीं लेना, सिर्फ क्योंकि 1 अपोन का तो आप डेरिवेटिव ले चुके हो log के लिए, अब आपको सिर्फ ए एक्स प्लस बी का लेना है, डेरिवेटिव क्या होगा, सॉरी इंटीग्रेशन ले चुके हो, अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसका डेरिवेटिव ले लेना है, ए अपोन में आ जाएगा। तो अब मैं सिंपल तरीका है, आप सिंपल क्या करो, इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में देखो, डेरिवेटिव करते हो तो आपके पास बाद में क्या अटैच करना पड़ता है आपको साथ में, ए आपको मल्टीप्लाई में लिखना होता है, तो अब आप उसे क्या कर दोगे, डिवाइड में लिख दोगे। तो ये हो गया हमारे पास 1 अपोन में एक्स स्क्वायर का क्या होगा, अब आप खुद डिफरेंशिएट करो, ये कौन से वाले के अंदर आता है। अगर पावर 1 है तो आपका 7th फॉर्मूला बनता है, और अगर पावर कुछ भी है 1 के अलावा तो आपका 6th फॉर्मूला बनता है। तो आपको क्या कर दिया, -2 dx। तो क्या बन गया, इसको करके देखो इसका इंटीग्रेशन, और आपके पास ये आ जाएगा। अब देखते हैं 8th, sin x dx। अब आपको क्या करना है, अभी मैंने आपको पहले भी समझाया कि अगर आप sin x का डेरिवेटिव करते हो तो आपके पास क्या आता है, cos x आता है। तो अगर आप cos x का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, sin x आएगा। तो ये आप 9th फॉर्मूला से देख सकते हो, मैंने क्या बोला, sin x का अगर आप डेरिवेटिव करते हो डी बाई में dx ऑफ sin x, तो आपके पास क्या आता है, cos x। तो मतलब अगर cos x का इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, अगर आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिर्फ sin x, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। तो मतलब अगर आप cos x का इंटीग्रेशन करते हो तो आपके पास क्या आएगा, sin x। तो cos x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, sin x प्लस c। तो ऐसे ही sin x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, अब आपने देखा था कि आप cos x g बाई डी एक्स ऑफ cos x करते हैं तो हमारे पास आता है माइनस sin x। ठीक है, अब मैंने दोनों साइड इंटीग्रेट करती हूँ, जैसे ही मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगी तो मेरे पास यहाँ बन जाएगा cos x, यहाँ बचेगा माइनस sin x dx। क्या बन जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। तो आपको क्या चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, तो आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस cos x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। तो ये आपको सब कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप याद कर सकते हैं डायरेक्ट।
कि अगर आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो क्या बनेगा, माइनस कोस एक्स। तो यही मैंने निकाला, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो माइनस कोस एक्स। ये सिर्फ इसलिए कि अगर आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज भूल जाते हैं और आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज याद है तो आप क्या कर सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं। इसको क्या करो, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो तो आपके पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या बन गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कोस एक्स और कोस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स प्लस सी आपने लिख दिया। अब ये भी आपका लीनियर के लिए वैलिड है कि अगर आपके पास साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स है तो आप क्या लिख सकते हो, इसको माइनस का कोस ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, ए, तो उससे आपको क्या कर देना है, इस पूरे को डिवाइड। याद रखना इसको डिवाइड नहीं करना है, इस पूरे को डिवाइड करना है आपको ए से। तो ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे यही भूल जाते हैं और इसकी वजह से क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। तो आपको क्या करना है, माइनस कोस ए एक्स प्लस बी। तो ये सिर्फ आपका लीनियर के लिए वैलिड है, अगर कुछ स्क्वायर वगैरह हो ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी तो आपका ये वैलिड नहीं है। तो अभी आपको क्या करना है, साइन ए एक्स प्लस बी का क्या आ गया, माइनस का कोस ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, ए, तो उससे आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो साइन के लिए आपने क्या लिखा है, माइनस का साइन। अब कोस साइन एक्स आ गया। अब टेन एक्स का क्या होगा, याद रखना है आपको, टेन का log सेकेंड एक्स प्लस सी। तो अब इसको याद ना भी हो आपको तो आप मतलब प्रूफ कैसे कर सकते हैं, आप इसे प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ इसका डेरिवेटिव ले लेना है। जैसे ही आप इसको डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास टेन एक्स अपने आप आ जाएगा। तो log सेकेंड एक्स प्लस सी। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इनके प्रूफ कराऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए। तो अब बस आ गया log सेकेंड एक्स प्लस सी, ये भी आपको मॉड्यूलस यहाँ पे लगाना है। उसके बाद ये मैंने क्या लिखा है, नेगेटिव ऑफ log कोस एक्स प्लस सी। इसका मतलब कैसे किया मैंने, सेकेंड एक्स को क्या लिख सकते हैं आप, 1 में कोस एक्स। अब 1 में कोस एक्स आ गया, 1 में कोस एक्स को हम लिख सकते हैं कोस एक्स रेज टू द पावर -1। तो क्या बन गया, log कोस एक्स रेज टू द पावर -1। तो -1 आगे आ जाएगा। log की प्रॉपर्टी होती है log m रेज टू द पावर n, n log m। तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है log की। तो इसके अकॉर्डिंग -1 आगे आ गया, माइनस log कोस एक्स प्लस सी। तो अब कोट एक्स के लिए देख लेते हैं, आपके पास क्या बनेगा, log साइन एक्स प्लस सी। तो इसी मेथड से मैंने किया, साइन एक्स को लिख दिया 1 कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट आंसर क्या बन गया, माइनस log कोसिकेंट एक्स प्लस सी। तो हम देखते हैं अपना 12th फॉर्मूला, मतलब जो भी आपका 12th प्रॉपर्टी बन जाती है एक तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंट एक्स जी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log सेकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो सिर्फ आपको ये वाले इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज थोड़े से याद रखने हैं, यहाँ से लेके जो आगे चलेंगे उसके बाद आपका बिल्कुल सिंपल होगा। सिर्फ आपको एक तरह से सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइजेस में याद रखने हैं, उसके बाद पूरे चैप्टर में आपके यही फॉर्मूलाज चलेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंट एक्स जी एक्स, तो log सेकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो ये आपका बन जाएगा log। अब इसको मोल्ड भी कर सकते हैं आप, सेकेंड एक्स को लिख दीजिए 1 कोस एक्स, टेन एक्स को साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। आपने क्या किया, कोस एक्स एलसीएम ले लिया 1 प्लस साइन एक्स। अगर आपको चैप्टर 2 आपने पहले पढ़ा था, सिलेबस कट होने से पहले अगर आपने चैप्टर 2 एक बार पढ़ लिया था तो आपको पता होगा इन्हें कैसे करते हैं। इसको करने के लिए आप क्या करते हो, 1 प्लस साइन एक्स को आप लिख देते हो कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो अगर आपको ये नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट जरूर कर देना, मैं आपको अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। तो 1 प्लस साइन एक्स को ये आप लिख सकते हो कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। और कोस एक्स को लिख सकते हो, कोस एक्स का तो फॉर्मूला ही होता है ये, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है तो इसलिए आपका आवाज थोड़ी चेंज लग रही होगी। तो आप करते हैं कोस एक्स, अब आपके पास क्या होगा, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी वाला तो ऊपर से कैंसिल हो गया, तो नीचे बचा सिर्फ ये। अब आप इसे क्या लिख सकते हो, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो मैं अभी भी कहती हूँ आपको कि अगर आपको ये नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट जरूर कर देना। लोग आप लिख सकते हो tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। तो ये वैसे आपका चेंज हुआ आपके चैप्टर 2 के अकॉर्डिंग। तो अब आप देख सकते हो कि आप या तो इसका फॉर्मूला ये भी याद कर सकते हो और ये भी याद कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं 13th, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स डीएक्स। अब क्या बनेगा, log कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। अब देखो सेकेंड एक्स का बना था सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, कोसिकेंट एक्स का बना कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स। तो इसको भी मैंने कन्वर्ट करके ऐसे ये आ गया, जैसे कि मैंने ऊपर वाले मेथड से किया। तो कन्वर्ट कैसे किया मैंने, कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, इसको क्या लिख दिया, कोसिकेंट एक्स को 1 अपॉन कोस एक्स, सॉरी 1 अपॉन साइन एक्स, और कोट एक्स को मैंने लिख दिया कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो साइन एक्स एलसीएम हो गया 1 माइनस कोस एक्स। तो 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। तो ये दोनों आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेस। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलाज नहीं आते हैं तो उसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप अच्छे से पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलाज वहां से रिवाइज कर सकते हैं। तो उसमें आप ये भी पढ़ेंगे कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इसका फॉर्मुला होता है, और ये 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 इसका फॉर्मुला होता है। अब जैसे ये कैंसिल होंगे तो आपके पास बन जाएगा tan एक्स बाई 2। तब हम देखते हैं 14th। अब ये वाले फॉर्मुलाज आपके बिल्कुल सिंपल है, 14 से लेकर 21 तक, और ये आपके बिल्कुल बेसिक फॉर्मुलाज है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर एक्स जी एक्स, तो ये तो आपको पता होगा कि tan एक्स का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो आपके पास क्या आता है, सेकंड स्क्वायर एक्स। तो सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan एक्स प्लस सी।
अब 15th है आपका कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज टू माइनस कोट एक्स प्लस सी। तो अब कोट एक्स का जब डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो अब यहाँ पे प्लस वाला कोसेकेंट स्क्वायर एक्स है तो आपके पास आंसर में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। 16th है सेकेंट एक्स टेन एक्स डी एक्स इज टू सेकेंट एक्स प्लस सी। तो सेकेंट एक्स का जब डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है सेकेंट एक्स टेन एक्स। तो क्या आ गया सेकेंट एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे तो सेकेंट एक्स। ऐसे ये वाला आप कर सकते हैं कोसेकेंट एक्स कोट एक्स के लिए क्या रहेगा माइनस कोसेकेंट एक्स। ऐसे ही टेन स्क्वायर एक्स, अब ये वाले दोनों इंपॉर्टेंट है टेन स्क्वायर एक्स और कोट स्क्वायर एक्स, आपसे इससे इंटीग्रेशन पूछी जा सकती है। तो टेन स्क्वायर एक्स और कोट स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन के लिए आपको क्या करना है, आप वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि आपने क्या कर दिया टेन एक्स और ऊपर भी पावर प्लस वन 3 और नीचे भी 3, तो ये आप नहीं कर सकते, ये वैलिड नहीं होता इन फंक्शंस के लिए। तो आपको क्या करना है टेन स्क्वायर एक्स और कोट स्क्वायर एक्स जो भी आपके पास है आपने करना है। टेन स्क्वायर एक्स का आपके पास फॉर्मूला पता है आपको सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस वन, ऐसे ही मैं आपको साइन और कोस का भी बताऊंगी। तो टेन स्क्वायर एक्स का क्या आएगा सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो ये चारों आपके सबसे ज्यादा यूज होंगे। सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस वन हो गया आपके पास। अब सेकंड स्क्वायर एक्स का आपको पता है, आपने पता था ना सेकंड स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स माइनस वन का क्या होता है एक्स प्लस सी। तो ये आपका इंटीग्रेशन में रूल होता है, एक रूल होता है मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आपके ये दोनों माइनस में है ऐसे ये दोनों अगर प्लस में होते तो आप दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स है, ये इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस वन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। ये हो गया ना। तो मतलब मैंने क्या करा अलग अलग कर दिया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, एक तरह से सिर्फ मैंने इसे खोल के लिख दिया। तो ये इक्वल होते हैं आपस में। तो मैंने क्या करा सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया टेन एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या हो गया एक्स प्लस सी। तो मैं होप करती हूँ ये समझ आया होगा। ऐसे ही मैंने कोट स्क्वायर एक्स का किया, कोट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो अब कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स, अभी तो मैंने सिर्फ फॉर्मूला खोला था यहाँ पे, अब इंटीग्रेट यहाँ पे किया माइनस एक्स प्लस सी। अब साइन स्क्वायर एक्स को कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स के लिए वैसे तो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन। तो आपको क्या करना है साइन स्क्वायर एक्स के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है वन माइनस कोस टू एक्स बाई टू। तो ये मैं अभी भी आपको कहती हूँ कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज नहीं आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी इस चैप्टर में, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज अच्छे से अपने रिवाइज कर ले। तो साइन स्क्वायर एक्स का आपका फॉर्मूला क्या होता है वन माइनस कोस टू एक्स बाई टू। ऐसे कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है वन प्लस कोस टू एक्स बाई टू। तो वन माइनस कोस टू एक्स बाई टू हो गया। अब वन बाई टू को तो कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से आप बाहर रख सकते हैं जैसे आप डेरिवेटिव में करते हैं। तो वन बाई टू तो बाहर हो गया, आपको इंटीग्रेट करना है वन माइनस कोस टू एक्स, यही करना है ना। क्या करना है वन माइनस कोस टू एक्स को इंटीग्रेट करना है, कर देते हैं इंटीग्रेट, क्या बड़ी बात है। वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन टू एक्स, कोस टू एक्स का साइन टू एक्स और टू एक्स का डेरिवेटिव टू, जिससे हम क्या करेंगे इसे डिवाइड कर देंगे। तो मैं होप करती हूँ समझ आया होगा। अब देख लेते हैं। तो ये मैंने आपको ऑलमोस्ट सभी कुछ यहाँ पे कवर कर दिया फॉर्मूलाज के अंदर ही। तो अब आपको जब आप एक्सरसाइज करोगे 7.1, 2, 3 आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी मैं आपको सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के कवर कराऊंगी। इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बनेगा वन प्लस कोस टू एक्स बाई टू, वन बाई टू बाहर हो गया तो वन का एक्स प्लस साइन टू एक्स बाई टू। तो मैं होप करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे ये सभी फॉर्मूलाज। अब हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.1। तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.1, इसके अंदर आपके 1 to 5 क्वेश्चन ये वाले आते हैं, उसके बाद 6 से आपके सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं 6 से आपके क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी, 6 से लेके हम 22 तक कवर करेंगे। उसके बाद मैं आपको ये 5 क्वेश्चन भी समझा दूंगी, इसमें से जनरली बोर्ड में नहीं पूछा गया कभी भी क्वेश्चन, तो इसलिए हम 6 से स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं स्टेटमेंट सारी मैंने कॉपी में नोट की हुई है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं बुक से भी। तो आपके पास ये थे 6 क्वेश्चन के स्टेटमेंट। तो अगर आपको सारे फॉर्मूलाज अच्छे से समझ आ गया तो आपके लिए तो ये बिल्कुल सिंपल हो गया है, बिल्कुल ईजी। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप स्टार्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 4 ई रेज़ टू पावर 3x प्लस 1 dx ये करना है आपको। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था कि आप इसको क्या कर सकते हो अलग अलग भी लिख सकते हो। तो अलग अलग लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 4 ई रेज़ टू पावर 3x dx प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये लिख सकते हैं हम इसे। अब देखते हैं 4 तो बाहर चला गया इंटीग्रेशन से, 4 को बाहर ले लेते हैं। ई रेज़ टू कॉन्स्टेंट है ना, क्योंकि ये 4 को बाहर ले सकते हैं हम। ई रेज़ टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं। ई रेज़ टू पावर 3x का इंटीग्रेशन तो क्या होगा ई रेज़ टू पावर 3x। अब 3x का डेरिवेटिव क्या होगा 3, तो उससे क्या कर देंगे इसे डिवाइड। तो समझ आया होगा, बाहर तो 4 था ही, 4/3 ई रेज़ टू पावर 3x प्लस, अब इसका 1 का डेरिवेटिव क्या होगा x प्लस c, आपको लास्ट में लिख देना। उसके बाद देखते हैं हम 7th, ये आपके स्टेटमेंट x स्क्वायर 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस इंटू डी एक्स। तो अब आपको क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये बन गया। अब देखते हैं इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, बिल्कुल सिंपल है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा ऊपर प्लस 1 अपॉन में जो यहाँ पे पावर बनी, तो एक्स क्यूब
प्लस अपॉन में 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। तो ये हो गया आपका सिंपल क्वेश्चन है इस वाली एक्सरसाइज में। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ए रेज़ पावर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। अब क्या बना, ए तो कॉन्स्टेंट है एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3 प्लस बी एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी का सी क्या कॉन्स्टेंट इंटू एक्स बन जाता है आपका। मैंने ऐसे बताया था ना, बीच में से डी को स्किप कर दो, सी एक्स बन गया प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट लिखना है। अब आपको कॉन्स्टेंट के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं, सी का, लेकिन सी तो आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन है, तो आप कुछ भी ई एफ कुछ भी आप अपनी कॉन्स्टेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तब हम देखते हैं 9th, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ई रेज़ पावर डी एक्स। तो अब तो आपको समझ आ गया किस टाइप के क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, 2 को बाहर रखो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 प्लस ई रेज़ टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू द पावर एक्स। अब 10 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर डीएक्स। तो अभी दिखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बन जाएगा आपके पास। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 बाय एक्स का हमने स्पेशल फॉर्मूला पढ़ा था log x माइनस 2x प्लस सी। तो हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। देखते हैं 11th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो क्या कर दो, सबसे पहले इसको डिवाइड कर दो। जब तक ये डिवाइड हो पा रहा है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, नहीं तो हम आगे नेक्स्ट एक्सरसाइजेस में पढ़ेंगे जब ये डिवाइड नहीं हो पाता। तो अभी हमने डिवाइड कर दिया, तो क्या बन गया यहाँ x, इसको डिवाइड करा तो 5 माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर, इतना बन गया। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, x का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ऊपर पावर 1 है ना, 1 प्लस 1 2, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 5 का डेरिवेटिव 5x माइनस 4। अब देखो माइनस 4 तो ऐसे ही रहेगा। अब देखते हैं, माइनस 4 बाय एक्स का मुझे डेरिवेटिव लेना था, ये लेना था ना, सिंपल समझते हैं इसको। माइनस 4 तो ऐसे का ऐसे रहेगा, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका इंटीग्रेशन लेना था, सॉरी मैं डेरिवेटिव बोल देती हूँ। तो इसका इंटीग्रेशन लेना था, माइनस 4 तो ऐसे का ऐसे रहेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स करना है हमें। तो माइनस का 4 मैंने बताया था आपको कि माइनस का 2 हो जाएगा डी एक्स ऊपर जाके। तो माइनस का 4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज पावर माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स इज पावर माइनस 1 अपॉन में माइनस 1 डी एक्स। ये बता ना, जो पावर यहाँ होती है वही यहाँ पे होती है। अब माइनस 1 प्लस 1 हो गया, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 बाहर बचा, इंटीग्रेशन साइन तो हट ही जाएगा। तो क्या बन गया, माइनस का 4 एक्स इज 1 अपॉन एक्स। ये बन गया आपका आंसर। मैं होप करती हूँ समझ आया होगा। माइनस का 4 1 बाई एक्स, प्लस का 4 1 बाई एक्स। अगर नहीं समझ आया तो मैं अच्छे से दोबारा भी एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। क्या बना था, 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर को लिख दिया एक्स पर माइनस 2 लिखा, तो जब हमने इंटीग्रेट किया तो माइनस वन आ गया। इसने इसको क्या करा, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ माइनस 1 था तो 1 अपॉन एक्स बन गया। अब हम देखते हैं 12th क्वेश्चन क्या है आपका, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन में अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसे डिवाइड कर देना है। जैसे आप डिवाइड करोगे, एक्स की क्यूब पावर थी माइनस 1/2, क्या होता है ना, डिवाइड करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। क्यूब माइनस 1/2 क्या बचेगा, 5/2 प्लस 3 1 माइनस 1/2 तो क्या बचेगा 1/2 प्लस 4x 1 माइनस 1/2 dx। तो अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया, आपको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करने के लिए तो हम कुछ भी नहीं करना, x 5/2 प्लस 1 अपॉन में भी क्या कर देना 5/2 प्लस 1, ऐसे 3x ऐसे लिख देती हूँ, 3x 1/2 प्लस 1 अपॉन में भी 1/2 प्लस 1। तो अब आप कैलकुलेशन कर सकते हो, जैसे इसे प्लस करोगे बनेगा 3/2, यहाँ पे भी 3/2, तो आपका कैंसिल होकर ये बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी, और ये तीनों स्टेप्स आपको बिल्कुल सेम करने हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आप देख रहे हो कि ये एक्सरसाइज आपकी कितनी जल्दी सॉल्व हो रही है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो अब आपको क्या करना है, मैंने कहा था कि या तो आप इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस वाले मेथड में करा हुआ है, इसको मैंने इससे डिवाइड करा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। जैसे मैंने इसे डिवाइड करा तो आपके पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्या आता है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेकिन अगर आपको ये वाला मेथड नहीं करना है डिवाइड करने वाला, तो आप डायरेक्ट इस मेथड से कर सकते हो। इस मेथड में मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बना एक्स माइनस 1 प्लस 1 एक्स माइनस 1। अब एक्स माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये मेथड भी बिल्कुल सिंपल है, आपने एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कट गया, तो फिर भी क्या बचा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसका इंटीग्रेट कर देना, क्योंकि आप डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, क्योंकि आपके पास डिफरेंशिएशन में तो होता है क्वोशिएंट रूल, इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपको बस देना एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस सी। तो हो गया आपके पास ये वाला क्वेश्चन भी। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। इसकी स्टेटमेंट क्या है आपकी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो अब आपको क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा अंडर रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स।
तो अंडर रूट एक्स को एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 3/2 क्या बनेगा 1/2 प्लस 1 क्या बन जाएगा 3/2। तो ये बन गया। तो अब आपको क्या कर देना है, सिंपली इस पे फॉर्मूला लगा देना है। तो 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1। तो हो गए हमारे 13 और 14 क्वेश्चन भी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के ये स्टेटमेंट गिवन है आपको बुक में। आपको क्या करना है, सिंपली उसी क्वेश्चन की तरह अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3x² अंडर रूट एक्स, तो x² प्लस एक्स की पावर 1/2 तो बन गया 5/2 प्लस 2x प्लस एक्स की पावर 1/2 3/2 प्लस 3x की पावर 1/2। अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगा दो। 3x की पावर 5/2 है, एक्स पावर 5/2 है प्लस 1 अपॉन में 5/2 प्लस 1। तो यही करना है आपको, ज्यादा खोल खोल के लिखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए पहली वाली एक्सरसाइज में। तो 5/2 प्लस 1 5/2 प्लस 1 तो क्या बन गया ऊपर 7/2 और नीचे भी 7/2 बना तो 2 ऊपर चला गया प्लस ऐसे आप यहाँ तीनों तरफ कैलकुलेशन कर सकते हो तो आंसर आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं 16 इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e रेज़ पावर e x dx। तो 2x के लिए क्या बन गया x²/2 माइनस 3 cos x का बन गया इंटीग्रेशन sin x प्लस e रेज़ टू द पावर x का e रेज़ पावर x प्लस c। तो बिल्कुल सिंपल सा था। 17 देखते हैं 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x dx क्या बनेगा इसका इंटीग्रेशन 2x² का x³ प्लस अब देखो प्लस क्यों आ गया यहाँ पे -3 sin x का करना है ना हमें, तो -3 sin x का क्या बन गया प्लस cos x मतलब माइनस cos x, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस तो प्लस cos x प्लस 5 अंडर रूट एक्स का तो आपको करना आ गया तो ये प्लस c हो गया। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18। इसके स्टेटमेंट आपकी इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स प्लस tan x dx। तो आपको क्या इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि इंटीग्रेशन में कोई भी मल्टीप्लिकेशन रूल तो होता नहीं है तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी प्रोडक्ट रूल तो होता नहीं है तो इसलिए आपको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा सेकेंड एक्स tan x dx। तो अब क्या हो गया सेकेंड एक्स का इंटीग्रेशन हमने फॉर्मूलाज में रीड किया था क्या होता है tan x, सेकेंड एक्स tan x का क्या होता है सेकेंड एक्स प्लस c। तो हो गया ये वाला भी। अब हम देखते हैं 19th इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स अपॉन में कोसेकेंड एक्स dx। तो अब क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो किसी और मेथड से भी अप्लाई कर सकते हो लेकिन ये सबसे ज्यादा सिंपल है। आप क्या करो सेकेंड एक्स को क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन में cos² x ये लिख सकते हैं ना 1 अपॉन में cos² x और कोसेकेंड एक्स को ऊपर जाके sin² x। तो मैंने ये लिख दिया sin² x अपॉन में cos² x मेरा बन गया। तो आंसर क्या आ गया इंटीग्रेशन ऑफ tan² x dx। तो अब आपको तो ये सिंपल है इंटीग्रेशन ऑफ tan² x मैंने फॉर्मूलाज में करवाया था आपको कैसे करना है इसका इंटीग्रेशन tan² x को आप क्या लिख सकते हो सेकेंड एक्स माइनस 1 और सेकेंड एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x माइनस 1 का x हो जाएगा मतलब -x प्लस c। तो अब हम देखते हैं अपना 20th क्वेश्चन। इसका स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 sin x अपॉन में cos² x dx। तो सबसे पहले क्या करो इसको इससे डिवाइड कर दो। अब बच्चों को कंफ्यूजन होती है स्टार्टिंग में जब करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा इसमें इसको डिवाइड करना है या नहीं करना है। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप आ जाएगा। सबसे सिंपल एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज 7.1, इसके बाद यही वाले सारे कंसेप्ट आपके और एक्सरसाइजेस में यूज होंगे। तो आपने क्या कर दिया इसको अलग अलग कर दिया तो यहाँ क्या बन गया 2 अपॉन cos² x जिसको आप क्या लिख सकते हो 2 सेकेंड² x माइनस 3 अब sin x अपॉन cos² x क्या बन गया sin अपॉन cos tan और 1 अपॉन cos x सेकेंड x। आया होगा समझ में, वो करती हूँ sin x अपॉन cos x अलग अलग कर दिया मैंने, एक और cos x दो था ना cos² था sin अपॉन cos tan बन गया और 1 अपॉन cos x को लिख दिया मैंने सेकेंड x dx। तो आ गया 2 सेकेंड² x का इंटीग्रेशन tan x माइनस 3 सेकेंड x tan x का सेकेंड x प्लस c। देखते हैं 21th क्वेश्चन। इसकी स्टेटमेंट क्या थी आपकी द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वल्स टू, तो मतलब आपको एंटी डेरिवेटिव निकालना मतलब इंटीग्रेट करना है इसे। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, बिल्कुल सिंपल सा इंटीग्रेशन करते हैं। इसको क्या लिख सकते हो एक्स की पावर 1/2 और इसको लिख सकते हैं हम एक्स की पावर माइनस 1/2 dx। अब एक्स की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कैसे होगा ऊपर भी +1 और नीचे 1/2 प्लस 1 तो ये बन जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं एक्स की पावर -1/2 प्लस 1 नीचे भी ये लिखना है आपको -1/2 प्लस 1। तो इस तरह से वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा और लास्ट में आपको प्लस से जरूर लिखना है। तो हम देखते हैं 22 इफ d by dx fx is equals to this such that f2 is equals to 0 then fx is equals to, इसका मतलब क्या है उन्होंने कहा कि अगर एक फंक्शन था उसका हमने डेरिवेटिव लिया तो आपके पास ये आ गया। तो अगर f के फंक्शन के अंदर x की जगह हम 2 डाल दे तो इक्वल टू 0 होता है, ये तो हम बाद में यूज करेंगे। तो बताओ फंक्शन क्या था, मेन आपको यही करना है कि एक फंक्शन था उसका डेरिवेटिव किया तो ये आ गया। तो बताओ फंक्शन क्या था। तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर दो तो आपके पास फंक्शन आ जाएगा।
हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले यही रीड किया था कि अगर किसी का डेरिवेटिव करने पे कुछ आता है तो अगर इधर वाले का इंटीग्रेशन कर दो तो ये आ जाएगा, क्योंकि अगर आप दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो इधर क्या बन जाएगा आपके पास सिर्फ fx और इधर आ जाएगा आपका इसका इंटीग्रेशन। तो अगर मतलब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपका किसके इक्वल होगा, फंक्शन के। तो मैंने क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो ये किसके इक्वल होगा, फंक्शन के। तो मैं होप करती हूँ समझ आया होगा। इधर इंटीग्रेशन कर दिया तो ये फंक्शन के इक्वल होगा। तो इंटीग्रेशन करते हैं 4x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4 माइनस का 3 कॉन्स्टेंट 1/x⁴ का इंटीग्रेशन क्या होगा, निकाल के देखते हैं। 1/x⁴ कैसे करेंगे, x⁻⁻4 हो जाएगा ऊपर जाके। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं x⁻⁻4 + 1 अपॉन में भी -4 + 1, तो क्या बन गया x⁻³ और नीचे भी -3। तो क्या है इसका इंटीग्रेशन, ये है तो मैंने ये लिख दिया। इसको मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे लिख दिया -1/3 x³ नीचे चल के x³ बन जाएगा ना, तो -1/3 x³ माइनस माइनस हो गया प्लस 1/x³ प्लस c। तो इतना आ गया हमारे पास। अब हमें क्वेश्चन में गिवन था कि अगर आप x को f2 पुट कर दो तो f2 = 0 होगा। तो मेरे पास fx तो आ गया, ये fx ही तो है आपका, fx आ गया। अगर x की जगह 2 पुट करेंगे तो =0 आना चाहिए। तो मैंने 2 पुट कर दिया, 2 पुट करा यहाँ पे, यहाँ बन गया 16 और यहाँ बन गया 8 प्लस c =0 हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो जैसे मैंने इतना किया, मेरी कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास c की वैल्यू आ गई -129/8। अब आपसे पूछा गया था आंसर में fx किसके इक्वल होगा, तो fx किसके इक्वल होगा, x⁴ + 1/x³ प्लस c की वैल्यू क्या है, ये वाली है। देखो सोल्यूशन आपको इसी तरह से गिवन है ना कि fx किसके इक्वल होगा, x⁴ + 1/x³। अब इसी तरह से थोड़े थोड़े कंफ्यूजिंग आंसर गिवन होते हैं, ऑप्शंस गिवन होते हैं, जैसे कि यहाँ x³ है, x³ है, x4 है। तो बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, उनका ये तो आ गया -129/8, लेकिन वो ये गलती से ये वाला ऑप्शन टिक कराते हैं क्योंकि यहाँ 4 गिवन है, जबकि वो ये चीज नहीं देखते। तो आपको ध्यान से ए ऑप्शन को करेक्ट करके आना है। अब इसके बाद हमारे बच्चे 3 मतलब आगे वाले क्वेश्चंस जो कि आपके 1 से लेके 5 तक। इसमें आपको कहा गया है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो ये क्या होता है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन अभी हम देखते हैं। तो इस मेथड में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ थोड़ा सा, ये नहीं है कि आपने डायरेक्ट एंटी डेरिवेटिव कर दिया, इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है। इंस्पेक्शन का मतलब है कि आपको अंदाजा लगा के करना है कि किस चीज का क्या इंटीग्रेशन हो सकता है। जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि डेरिवेटिव का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, उसका रेसिप्रोकल होता है इंटीग्रेशन। तो उसी तरह से हमें इसके सोल्यूशन को सॉल्व करना है। जैसे कि आपका ये फर्स्ट था sin 2x, इस तरह क्वेश्चन जनरली पेपर में आपसे पूछे नहीं जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसका इंटीग्रेशन सिंपल मेथड से पहले मैंने निकाला हुआ, आप देख सकते हैं। इसका सिंपल मेथड से इंटीग्रेशन आता है, sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का क्या होता है cos, तो cos 2x। अब 2x का क्या होगा डेरिवेटिव 2, तो 2 को क्या करेंगे अपोन में लिख देंगे 1/2 cos 2x प्लस c। इतना हमारा जनरल मेथड से इंटीग्रेशन आ गया। अब हमें बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन करना है। इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, कुछ ऐसा फाइंड करना है कि जिसका आप डेरिवेटिव करो तो आपके पास ये बन जाए। तो उसके लिए आप क्या सोच सकते हो खुद अपने आप, अगर आपको ये मेथड ना आता होता आप क्या करते, कुछ ना कुछ सोचते कि अगर आप cos 2x का करके देखो कुछ इससे मिलता जुलता, तो cos 2x का अगर आप डेरिवेटिव करके देखो तो क्या पता ये आ जाए। तो मैंने वही करा, cos 2x को क्या कर दिया डेरिवेटिव कर दिया, तो d/dx ऑफ cos 2x। जैसे ही मैं इसका डेरिवेटिव करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है -2 sin 2x। डेरिवेटिव यही होता है ना, cos का माइनस साइन 2x और 2x आ गया 2, लेकिन हमें किसका चाहिए था सिर्फ sin 2x का। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -2 को इधर लेके जाना पड़ेगा, तो वो क्या बन जाएगा -1/2 d/dx ऑफ cos 2x। इतना हमारे पास बन गया, इधर बन गया sin 2x। अब आप क्या कर सकते हो, -1/2 को तो अंदर भी ले सकते हो डेरिवेटिव के, तो डेरिवेटिव के अंदर लोगे तो अगर -1/2 को तो क्या बनेगा d/dx ऑफ -1/2 cos 2x ऐसे बन जाएगा = sin 2x। आपको फाइंड क्या करना था, जनरली याद रखो आपको फाइंड क्या करना था, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे निकाल सकते हो, अगर आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो या फिर आप इसको इधर ले जाओ तो आपके पास क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। किसके इक्वल हो गया, वो भी -1/2 2x। तो ये इस मेथड से आपको सिर्फ एक अंदाजा लगाना है अपने अकॉर्डिंग कि sin 2x का डेरिवेटिव मतलब किस चीज का, कौन से फंक्शन का हम डेरिवेटिव करें कि हमारे पास sin 2x आ जाए। तो जैसे कि मैंने यहाँ ले लिया cos 2x, या अगर मैं cos 2x का डेरिवेटिव करती हूँ तो शायद मेरे पास sin 2x आ जाए। तो वही हमने किया और हमारे पास आंसर आ गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन मतलब इसका cos 3x का। cos 3x के लिए मैंने ले लिया sin 3x, या अगर मैं sin 3x का डेरिवेटिव लूँ तो क्या पता मेरे पास cos 3x आ जाए। तो मैंने डेरिवेटिव लेके देखा तो मेरे पास आ गया cos 3x 3 भी आया मेरे पास साथ में, तो मैं इसको इधर लेके चली गई और सेम ऊपर वाले मेथड से मैंने कर दिया, ये यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन का साइन। थर्ड देखते हैं इसका e⁻²x। तो इसके लिए तो हमें पता है कि अगर डेरिवेटिव लेते हैं हम e⁻²x का,
तो हमारे पास क्या बनता है 2 ई रेज टू द पावर 2x। तो मैं ये यूज कर सकती हूँ, तो मैंने डेरिवेटिव ले लिया ई रेज टू द पावर 2x का, तो मेरे पास आ गया 2 ई रेज टू द पावर 2x। जैसे ही मैंने इतना करा मेरे को पता चल गया कि अगर मैं इस 2 को इधर लेके चली जाऊं तो मेरे पास अपने आप इसका इंटीग्रेशन बच जाएगा। तो जैसे ही मैं इसको इधर लेके गई और डी बाई डी एक्स को इधर लेके आई, मेरे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। तो यही होता है हमारा मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 का स्क्वायर। तो आपको ये फाइंड करना है। इसके लिए भी देखते हैं क्या करेंगे। अगर आपको डेरिवेटिव करते हैं किसी भी टर्म का, जैसे मैंने क्यूब वाली का किया, तो आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूलाज अच्छे से याद है। तो जब भी हम क्यूब वाली टर्म का डेरिवेटिव करते हैं तो आपके पास स्क्वायर में आंसर आता है। क्यों आता है स्क्वायर में आंसर? क्योंकि हमें पता है कि हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है एक्स रेज़ टू द पावर n का n x n माइनस 1। तो मतलब आपको कोई क्यूब वाली टर्म लेनी पड़ेगी डेरिवेटिव के लिए ताकि आपका आंसर किस में आए, स्क्वायर में। तो आपको इसका स्क्वायर चाहिए तो आपको इसके क्यूब वाली टर्म आपने ले ली, तो डी बाई डी एक्स ऑफ इसका क्यूब। तो जैसे ही आपने इसको किया तो 3 आ गया ए एक्स प्लस 2 स्क्वायर। अब ए एक्स प्लस 2 का क्या डेरिवेटिव होता है, ए होता है। तो अब आपको किसका इंटीग्रेशन चाहिए, सिर्फ इतने का। तो मतलब आपको इन दोनों को वहां पे लेके जाना पड़ेगा। तो इन दोनों को मैं इधर ले गई 1/3a, बाकी बच गया ये। अब 1/3a को तो आप अंदर भी ले सकते हो, तो यही मैंने मेथड किया। 1/3a को अंदर ले गई, ए एक्स प्लस 2 का क्यूब ए एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। अब डी बाई डी एक्स को अगर आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो तो यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो यही आपको फाइंड करना था, तो हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस एक्सरसाइज का, साइन 2x माइनस 4 ई रेज टू द पावर 3x। आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। मतलब आपको ये चीज फाइंड करनी है। तो इस चीज को फाइंड करने के लिए इसका मतलब तो ये भी है ना कि आप इसको अलग अलग भी इंटीग्रेट कर सकते हो। मैंने पहले भी समझाया था कि इंटीग्रेट इसको कर दो और अलग से इसको कर दो। तो ये हम कर सकते हैं। माइनस का 4 मतलब कॉन्स्टेंट है तो इसका बाहर भी लिख सकते हैं। तो इतना हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर 3x dx। इतना हमें पता चल गया, सिंपल हमें ये फाइंड करना है। तो अब आपको क्या चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x चाहिए और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर 3x चाहिए। तो ये दो चीजें चाहिए आपको। अब सिंपल जैसे हमने पहले एक क्वेश्चन किया था वैसे ही है कि साइन 2x का इंटीग्रेशन के लिए क्या यूज करोगे आप, डेरिवेटिव ऑफ कोस 2x। तो जैसे आप डेरिवेटिव ऑफ कोस 2x यूज करोगे तो आपके पास आ जाएगा -2 साइन 2x, माइनस के 2 को इधर ले जाओ, आपके पास बनेगा साइन 2x। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx तो आपके पास आ गया। ई रेज टू द पावर 3x के लिए क्या करते हैं, ई रेज टू द पावर 3x का ही डेरिवेटिव लो, आपके पास आएगा 3 ई रेज टू द पावर 3x। तो 3 इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1/3 यहाँ चला गया। तो अब इस क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट आप खुद कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ इसकी ये वैल्यू आ गई, इसको रखो -4 इंटू दिस, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो मैं होप करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। फिर भी अगर आपको इस तरह क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ एनसीईआरटी में भी आपके 2-3 एग्जाम्पल है, इसको आप सोल्व कर सकते हो। इसमें भी आपको इसी मेथड से इंटीग्रेशन करना है। तो मैं होप करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट का जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगी।